सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए है। 10th क्लास का एसएसटी का पेपर आने वाला है, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर जो चारों बुक है उसकी रिवीजन वीडियो बना दीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। जो पॉलिटिकल साइंस का हमारा पार्ट है उसमें जो 5 चैप्टर है हमारे, उन 5 चैप्टरों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे और पूरी रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बच्चों ध्यान से देखिएगा और आपको पेपर में सारे पॉइंट्स यहीं से कवर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट पेपर इसी वीडियो से कवर हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ली हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पॉलिटिकल साइंस से। बच्चों चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब होता है जो पावर होती है, जो सत्ता होती है, उसके साथ साझेदारी। साझेदारी का मतलब आप छोटा सा बच्चों ये मतलब समझो कि जब भी आप कोई चीज लेके आते हैं तो आप उसमें किसी और को देते हैं, तो वो शेयरिंग हुई नहीं हुई। तो उसी तरह से कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनकी पावर यानी कि सत्ता में भी शेयरिंग हो, यानी कि हर वर्ग, हर जाति, हर समूह का राजनीतिक सत्ता में जो सेंट्रल पावर्स है उसके अंदर उनको शेयरिंग हो। ऐसा ना हो कि उस वर्ग को केवल मतदाता बना के रखा जाए या उस वर्ग को केवल जो वोट डालने से रहता है। तो पावर शेयरिंग का सीधा सा मतलब है पावर में उनको जगह दी जाए। अब इसमें हम जो मेन मेन बात करेंगे वो क्या जानते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली लिंक टू डेमोक्रेसी। मतलब ये जो है ये डेमोक्रेसी से संबंधित है, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। मोस्ट ऑफ द सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड आर हैविंग डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। Therefore, due respect should be given all the diverse group and view the existing in society। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, हमारे यहाँ रिलीजन अलग अलग है, कास्ट अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, तो हमको सबका सम्मान करना है। ऐसा नहीं है कि जो मेजोरिटी में ही है केवल उसी का सम्मान करना है और सबको ध्यान से रखना है। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है बेल्जियम का। बेल्जियम के बारे में बात करते हैं, वहां पे 59 पॉपुलेशन लिव्स इन फ्लेवियन रिलीजन एंड स्पीक डच, वो डच बोलते थे। और उधर 40% पीपल लिव इन द वलोनिया रिलीजन एंड फ्रेंच, यानी कि जो 59% लोग थे वो डच बोलते थे और 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते थे। इन द सिटी ब्रुसेल 80% आर फ्रेंच स्पीकिंग वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिव रिच एंड पुअर पावरफुल। कहने का तात्पर्य क्या है, जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो रिच भी थी और पावरफुल भी थी। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन 1950 एंड 60s। यानी कि ये जो डच और फ्रेंच के बीच जो विवाद था वो कहीं ना कहीं गर्माता चला गया। और आपको पता है जो पावरफुल लोग कौन थे, वो फ्रेंच वाले थे। डच स्पीकिंग पीपल वर इन द मेजोरिटी इन द कंट्री बट वर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। कहने का तात्पर्य क्या है, वो बोलने में तो आप मेजोरिटी थे परंतु अगर उनकी संख्या की बात की जाए तो वो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते थे। Between 1970 and 1993, 4 amendments were brought in the Belgium constitution so as to bring an arrangement that would enable everyone to live together with the same country। यानी कि आप दोनों के बीच में जो है शेयरिंग की बात करने की बात की गई पावर्स की। अब सीधा से मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो मेन क्वेश्चन बच्चों बनेगा। Between 1970 and 93, 4 amendments were brought in the Belgium constitution so as to bring an arrangement that would enable everyone to live together with the same countries। अब क्या करे गए बेल्जियम में, अब उसके साथ पावर शेयरिंग के लिए जो है सबसे पहले तो करा गया इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि बेशक कोई भी संख्या में ज्यादा हो, कोई भी भाषा बोलने वाले में ज्यादा हो, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने की जो है बात की गई सेंट्रल गवर्नमेंट में। वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट टू सबनेट द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो पावर्स है वो केंद्र सरकार के पास रहेगी, ठीक है, और उसी के द्वारा जो है उनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज द पावर रिलीजन कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज रेट इश्यूज। कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों ही समुदायों के बीच में इक्वल पार्टिसिपेशन का बात जो है इसमें की गई। अब बच्चों हम बात करेंगे श्रीलंका की प्रॉब्लम को एक समझते हैं। श्रीलंका की अगर बात करें तो साउथ एशिया में आता है। श्रीलंका में कई डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है। और श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंट हुआ था यानी कि श्रीलंका जो आजाद हुआ था 1948 में हुआ था। वहां पे दो तरह की कम्युनिटी हुआ करती थी, एक सिंगला होती थी, सिंगली जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और यहां से जो लोग गए थे वो गए थे तमिल। और उसमें भी जो है
अब जब तमिल लोग भारत से गए तो वहां पे वो बसने लग गए, वहां पे रहने लग गए। तो वहां के जो सिंगली हैं, जो उनका मानना ये था कि ये जो तमिल यहाँ पे आए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे को संसाधनों को, यानी कि जो रिसोर्सेस है उसको ले रहे हैं। तो दोनों ग्रुप जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन की बात इसमें करते थे। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला सुपरमेसी। कहने का तात्पर्य क्या कि वहां सिंगली ज्यादा हुआ करते थे और उनके पास जो है रिसोर्सेस भी ज्यादा थे, क्योंकि वो वहां के मूल थे। तो तमिलों ने जो है वो डिमांड करी कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। की फीचर्स ऑफ 1956 एक्ट इन श्रीलंका में क्या कहा गया? सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दो तमिल लैंग्वेज वाज डिसग्रेडेड। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो तमिलों था, तमिलों को जो है नुकसान पहुंचाया गया, यानी कि तमिलों को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाया गया। स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि वहां बुद्धिज्म की जो है बात करते थे। जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स वर प्रेफरेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब, यानी कि सारी जो पावर दी गई थी वो सिन्हाला को दी गई थी और तमिलों को उससे दूर रखने का प्रयास किया गया था। All these measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. The distrust between the two communities turned into whispered conflict. कहने का तात्पर्य क्या है कि धीरे धीरे जो है सिंगला और जो है तमिलों के बीच में वॉर बढ़ता गया, उनके बीच में तनाव कहीं ना कहीं बढ़ता गया, क्योंकि उनका मानना यह था कि जो तमिल लोग हैं वो बाहर से आए हैं, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जो है हमारे संसाधनों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। In Sri Lanka, majoritarianism measures were adopted which led to alienations among the Tamils. This turned into a civil war. अब आपने दो सिचुएशन देखी। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा था कि वो पावर शेयरिंग की बात की जा रही थी, ठीक है। अब श्रीलंका में देखो जो मेजोरिटेरियन की बात की गई, तो कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग का तो बच्चों सीधा सा मतलब यह है कि सबको पावर में लेना जाना चाहिए, कहीं ना कहीं सबको जो है अपनी जो सरकार है उसमें शामिल करना चाहिए। वाई पावर शेयरिंग इज ए डिजायबल। अब पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? अगर हम पावर शेयरिंग नहीं देंगे तो आपने अभी श्रीलंका में हालात देख ली, क्या हुआ, वहां सिविल वार की स्थिति होने को लग गई। तो पावर शेयरिंग से कहीं ना कहीं क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। इसके जो दो मेन कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आ जाता है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, प्रूडेंशियल रीजंस एंड मोरल रीजंस। अब हम प्रूडेंशियल रीजंस की बात करेंगे। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी टू कंफ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। जब इनके बीच में हम पावर शेयरिंग कर देंगे तो इसका परिणाम ये निकल के आएगा, जो कंफ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, उनको पावर जगह नहीं देंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो कंफ्लिक्ट होता जाएगा, जैसे आपने श्रीलंका में देखा। इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, और ये पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेके आता है। पॉलिटिकल सिस्टम आसानी से चलता रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो सीधी सी बात है सरकार को चलाने में भी आसानी होगी। अब मोरल रीजंस की क्या बात करेंगे। इट इज ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कहने का तात्पर्य क्या है कि डेमोक्रेसी का ये नींव है। डेमोक्रेसी सबकी बात क्या करता है, डेमोक्रेसी यही तो कहता है कि ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सब हैं, सबको डेमोक्रेसी में अपना मत देने का, यानी कि वोट डालने का, साथ साथ पार्टिसिपेशन करने का जो है अधिकार है। इट प्रोवाइड द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी प्रदान करती है, कहीं ना कहीं ताकत प्रदान करती है और गवर्नमेंट को एक सही चलाने में करती है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आप पावर शेयरिंग की कई फॉर्म्स हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया जा सकता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पावर्स को तीन भागों में बांट देना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की पावर की बात करें तो तीन तरह की होती है गवर्नमेंट की। एक होती है लेजिस्लेटिव, होती है जो कि कानून बनाती है। एक एग्जीक्यूटिव होती है जो कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है। एक जुडिशरी होती है जो कि लॉ मेकिंग बनाने के बाद अगर कोई उसको तोड़ता है तो उसको सजा देती है। तो एक तो वर्टिकल में जो है सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी आ गई, हॉरिजेंटल में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आ गई। पावर में भी आल्सो शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की तरह पावर शेयरिंग कर सकते हैं। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पावर शेयरिंग कई तरीके से हो सकती है, वो इसमें बताया गया है। अब बच्चों एक ये जानना बहुत जरूरी है कि सिविल वॉर क्या होता है। ए वायलेंस कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स अ इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर।
जब एक देश के अंदर ही जो है दो कम्युनिटीज के बीच में, समुदाय के बीच में लड़ाई हो जाती है, उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। ठीक है। मेजोरिटिज्म क्या होता है? मेजोरिटिज्म का मतलब होता है कि जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। पहले हम बता देते हैं। आई बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल आ कंट्री इन विच वे इट्स वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड द नीड्स। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसका मतलब ये था जिसकी मेजोरिटी है उसी के हिसाब से देश चलेगा, उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। ये इसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों चला पहला चैप्टर खत्म, अब सेकंड पे हम चलते हैं। बच्चों अब हम चैप्टर सेकंड शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब होता है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। बच्चों इसकी हिंदी में कहते हैं। आप बच्चों ये देखते हैं क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट चल रही है। एक चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक चल रही है स्टेट गवर्नमेंट। जब एक ही देश में दो तरह की सरकारें चलती है, यही संघवाद यानी कि फेडरलिज्म है। आइए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। फेडरलिज्म फेडरलिज्म इन अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक अदर्स गवर्नमेंट होगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट होगी। इसी को ही हम फेडरलिज्म कहते हैं। भारत में आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है एनडीए की, जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। फिर अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकार है। जैसे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब यूपी में बीजेपी की सरकार है। तो जो अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट चल रही है और सेंट्रल की अलग चल रही है, यही फेडरलिज्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो मेन मेन बातें हैं वो हम आज जान लेते हैं इसमें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पेपर में। की फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारत के संविधान में, भारत में कहाँ कहाँ पता चल रहा है कि ये जो फेडरलिज्म है वो दिया हुआ है। तो इनके एक एक पॉइंट के ऊपर बात कर लेंगे। नंबर वन, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे टू लेवल है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट भी है। उसके बाद डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्न द सेम सिटीजन्स। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश पे शासन करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है राज्यों में करती है, लोकल गवर्नमेंट भी होती है। आप नगर निगम वगैरह देखते हैं ना, काउंसिलर वगैरह, वो भी इसका एक पार्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट, द जुडिशंस ऑफ द रिस्पेक्ट लेवल ऑफ टीयर्स गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबकी पावर स्पेसिफिक है, यानी कि जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको अलग अलग पावर देता है, सबको अलग अलग काम करने का तरीका देता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग काम करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लिस्टों पे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग सब्जेक्ट्स पे काम करेगी। नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन पॉसिबल बाय चेंज ओनली बाय द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर कुछ चेंज करना होगा तो को स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी पूछना पड़ेगा। ठीक है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट के बीच में लड़ाइयां होने लग जाती है, कंफ्लिक्ट होने लग जाते हैं। दिल्ली में देखते हैं केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग या फिर डिस्प्यूट होता है। तो उसमें जो है कोर्ट इंटरफेयर करता है और कोर्ट कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर करता है किसकी क्या क्या पावर्स है। फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियर एंड स्पेसिफाइड। सबका क्लियर है, सबका पैसा कहां से आएगा, कौन कहां से रेवेन्यू लेगा और कहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगा। मेन ऑब्जेक्टिव इज द सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री वाइल अकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी। देखिए फेडरलिज्म बच्चों इसलिए बनाया गया है ताकि स्टेट गवर्नमेंट के भी काम चलते रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी काम चलते रहे। लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करा जाता है। अब मान लो देश में सेंट्रली गवर्नमेंट होगी तो क्या होगा, काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब डिफरेंस आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट बट वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें क्या था, टू और वन मोर लेवल होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या, जो फेडरल गवर्नमेंट होगी उसमें 2 लेवल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। पर यूनिटरी में क्या होता है, एक ही लेवल होता है और कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वही देश पे शासन कर रही होती है, चला रही होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। यहां पे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर से, अपनी कहीं ना कहीं अथॉरिटी है तो उस पर फोर्स नहीं कर सकती। पर यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कार्य करने के लिए विवश कर सकती है, फोर्स कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर इट्स ओन फॉर विच इज नॉट आंसरेबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है और वो जरूरी नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को उसके बारे में सूचित करे, इंफॉर्मेशन दे।
इंडिया में, कनाडा में, जर्मनी में ऐसा ही होता है। स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी एक पावर है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल करना होगा। जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही मामूली शक्ति यानी कि बहुत कम शक्ति के रूप में होती है। बात करेंगे फ्रांस, चाइना, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है चाइना, जापान। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की अगर एक और बात कर लेते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिपेंडेंट यूनिट्स कम टुगेदर और देयर ओन टू फॉर्मर ए लार्ज यूनिट, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट हैव इक्वल पावर। इसमें क्या होता है, सब साथ मिलकर काम करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड पावर अमंग द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट। इसमें क्या होता है, पावर को डाइवर्स किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इंडिया में भी इसी का एग्जाम्पल है। अब बच्चों, कभी कभी बच्चों के मन में कोई प्रश्न ये आता होगा कि कौन से पॉइंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करेगी, कौन से पॉइंट सब्जेक्ट्स पे जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बिल्कुल ही क्लियरली जो है लिस्ट जारी की गई है। उन लिस्ट और पावर क्लियर की गई है जिसके द्वारा जो है आप जो है अपने अपने सब्जेक्ट मैटर पे काम करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर देख लेना। तीन लिस्टें होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले यूनियन लिस्ट। बच्चों इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं यूनियन लिस्ट में क्या होता है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ मेकिंग करती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन होगी, इस पर जो भी लॉ बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। जबकि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने जो है सब्जेक्ट डिसाइड करे गए हैं, उन सब्जेक्ट्स पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने लॉ बनाएगी। जैसे लोकल गवर्नमेंट हो गई, होगी पुलिस हो गई, ट्रेड हो गई, ये जो है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे दिए हुए हैं जो कि जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी, यानी कि दोनों लॉ मेकिंग काम करते हैं। जैसे फॉरेस्ट ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, इस पर जो है दोनों मिलकर लॉ मेकिंग करती है। यूनियन लिस्ट में जो है सब्जेक्ट 100 है, स्टेट लिस्ट में 61 है और कंकरेंट पे जो है आपके 52 है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको कर लेना, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करें तो लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस स्थिति में ये भी कहा गया कि जो स्टेट्स हैं वो किस आधार पे बनाए जाने चाहिए, भाषा के आधार पे बनाना चाहिए। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में हम यहाँ थोड़े से पढ़ेंगे। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वर द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन अवर इंडिया। यानी कि जब शुरुआत में भारत आजाद हुआ तो ये कहा गया कि जो फॉर्मेशन करना है स्टेट्स का वो लिंग्विस्टिक आधार पे, भाषा के आधार पे करना चाहिए। बाउंड्रीज ऑफ मेनी प्रीवियस स्टेट वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। बाउंड्रीज चेंज की गई। When the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, some national leader feared that it would lead to the disintegration of the country। यानी कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की बात की गई तो कुछ नेताओं का मानना ये था कि भाई अगर हम लैंग्वेज के आधार पे जो ये बनाएंगे तो उससे देश को नुकसान पहुंचेगा, कहीं ना कहीं यूनिटी को नुकसान पहुंचेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम्स बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द इंफॉर्मेशन that the formation of linguistic states has been actually made by the country for united। अब आपको पता है जो एक बार ना इसके लिए बहुत सारे कहीं ना कहीं डिमांड हुई और जिसमें जो आंध्र प्रदेश आपका जो है लिंग्विस्टिक आधार पे बना। फिर बाद में जो है स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन बिठाया गया और 1953 में जब आंध्र प्रदेश बन गया तो उसके बाद जो है नेहरू जी ने जो है स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन बिठाया और जब 1956 में उसने रिपोर्ट दी तो उसने यही कहा जो बनाने आपको इसी आधार पे बनाइए, लिंग्विस्टिक आधार पे, और इससे कोई नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, लैंग्वेज हमारी कमजोरी नहीं, लैंग्वेज हमारी मजबूती है। अगर एक ही लैंग्वेज के एक जगह लोग रहेंगे तो उससे फायदा ही मिलेगा। अगर हम लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें, द सेकंड टेस्ट ऑफ लैंग्वेज फॉर इंडियन फेडरेशन इन द लैंग्वेज पॉलिसी, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमने जो है नेशनल लैंग्वेज किसी को नहीं दी है। हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी को जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। बट हिंदी इज द मदर टंग ओनली 40%। अब जो इतना बड़ा भारत है सब तो हिंदी बोलना चाहते नहीं।
जानते नहीं, और 40% ही है, तो इसलिए हमने कोई एक लैंग्वेज पे स्पेसिफिक नहीं आए। देयरफॉर देयर आर मेन सेफगार्ड प्रोटेक्ट एंड अदर लैंग्वेज की बात भी गई। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और यानी कि टोटल 22 जो लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज की गई है। A candidate in an examination conduct for the central government position ought to take examination in any language, यानी कि जो कैंडिडेट है वो भी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जो है पेपर दे सकता है। तो इस तरह से लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमने एक लैंग्वेज को नहीं करा और सभी लैंग्वेज को साथ लेके चले, क्योंकि सारी लैंग्वेज के लोग जो हैं भारत में नहीं रहते, मतलब एक ही लैंग्वेज के लोग नहीं है, सब डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज के लोग हैं। तो सबकी लैंग्वेज को प्रमोट करना, सबकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं करता है। नहीं तो अगर हम एक ही लैंग्वेज को करेंगे तो उससे क्या होना, लड़ाई होने शुरू हो जाएगी। सेंटर स्टेट रिलेशन, बच्चों आप देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी रहती है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहते हैं। तो सेंटर स्टेट के रिलेशंस की हम बात यहाँ पे करेंगे। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंज टू फॉर पावर शेयरिंग वर्क्स इन रियली डिपेंड ऑन ए लार्ज एक्सटेंट एंड हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। देखिए बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, दोनों गवर्नमेंट के संबंध अच्छे रहे, रिलेशन अच्छे रहे, उसके लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है। For a longer time, same party ruled both the state and most of the state. That means the state government did not exercise the right of autonomous federal units. कभी कभी क्या होता है, मान लो जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी की स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो यहाँ पे लड़ाइयाँ ज्यादा नहीं होती हैं। यहाँ पे लड़ाई ज्यादा क्यों होती है कि एक ही पार्टी की सरकार है तो क्लियर हो जाता है। पर जब अपोजिशन पार्टी की सरकार आ जाती है स्टेट में तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं। दिल्ली में कंफ्लिक्ट क्यों है? दिल्ली में कंफ्लिक्ट इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है और स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है, तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जितने भी कंफ्लिक्ट उठाइए तो अदर्स वालों में मिलेंगे जहां पे जो है अलग अलग गवर्नमेंट है। उस स्थिति में जो है सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन जो है खराब हो जाते हैं जहां पे अदर पार्टी की गवर्नमेंट होती है। As when the ruling party at the state level was different, the parties that rule the center tried to undermine the power of the state in those days. The central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rebel party. होता बच्चों क्या है कि इतिहास में भी देखा गया है और कई बार देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को कैप्चर करने की। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को उस तरह से इंडिपेंडेंट काम नहीं करने देती या उसे कहीं ना कहीं किसी मुद्दों में फंसा के रखती हैं। ये जो है इतिहास में भी देखा गया है और कई कई स्थिति में आप वर्तमान में भी डिस्प्यूट को आप देखने को मिल जाएंगे आपको, कि जहां पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और डिस्प्यूट आपको मैंने बताया ना कहाँ पे होगा, डिस्प्यूट हमेशा वहां होगा जहां पे अपोजिशन पार्टी होगी, सेम पार्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है ठीक करने के लिए कई बार कोशिश की गई है और सबसे मेन जो प्रयास किया गया है वो ये किया गया है कि दोनों के बीच की जो पावर शेयरिंग हो वो अच्छी हो, साफ हो और दोनों के स्पेसिफिक राइट्स हो, कोई एक दूसरे का वॉयलेशन ना करे। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, द मेजर पार्टीज हैड टू enter into a alliance with many parties including several regional party form a government at the centers। आपने देखा होगा कि सेंटर में अगर मान लो किसी को स्पेसिफिक मेजोरिटी नहीं मिलती या एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलती तो अदर्स पार्टी के साथ जो है मिलकर जो है गवर्नमेंट को फॉर्म्स करते हैं, और जहां पे स्टेट पार्टी भी उनको सपोर्ट कर देती है वो कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कहने का तात्पर्य क्या है, स्टेट पार्टी भी आप देखिए, आप यूपी में चले जाइए, यूपी में जो है बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली हुई हैं, पर वहां पे दो तीन ऐसी रीजनल पार्टी हैं जिनके मात्र दो ही सांसद आए होंगे पर उनकी पावर शेयरिंग हो रखी है। तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है अलायंस का। ठीक है। This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that difficult for the central government to discriminate central state government in the arbitrary manner। कहने का तात्पर्य क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोटेक्ट करता है, वो ये देखता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो राइट्स है वॉयलेशन ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के राइट वॉयलेशन ना करे, ये बताया गया। अब मेजर प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम 1992 में क्या प्रोविजन किए गए बच्चों? पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 73 74 अमेंडमेंट्स के बारे में, तो आइए इसमें जान लेते हैं 73 और 74 अमेंडमेंट में क्या कहा गया था। नाउ इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन इन सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे अब लगातार इलेक्शन होंगे पंचायतों के हर 5 साल बाद। सीट जो होगी वो रिजर्व होगी SC ST के लिए, और
1/3 होगी किसके लिए? महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए। एटलीस्ट 1/3 पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। और जो भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराया जाएगा, ठीक है। और उनको कुछ पावर दी जाएगी उनके रेवेन्यू इकट्ठे करने के लिए। तो ये मेन प्रोविजन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार बता देता हूं, इलेक्शन होंगे कंटिन्यू 5 साल के लिए, सीटें रिजर्व होगी SC ST OBC के लिए, महिलाओं के लिए 1/3। इसके जो इलेक्शन है वो कौन कराए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाएगी। और रेवेन्यू शेयरिंग होगी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको पता ही है, देयर इज 3 पार्ट्स। नंबर 1 लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मेन काम क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, जो भी पार्लियामेंट ने कानून बनाए उनको लागू करना। इसमें PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं। जुडिशरी का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, और जो भी लॉ को नहीं मान रहे उनको सजा देना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसके एग्जाम्पल हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तो आपको ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशन के लिए काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के लिए काम करेगी, और लोकल गवर्नमेंट में तो आपको पता ही है पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होती है। 73 अमेंडमेंट पढ़ लेना, हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें जो मेन मेन बातें जान लेते हैं। सबसे पहले शेड्यूल कास्ट क्या होता है? पुअर और लैंडलेस पीपल्स को जो सोशल और इकोनॉमिकल बैकवर्ड थे। कास्ट हायरार्की, हमारे यहाँ पे एक कास्ट हायरार्की है, आपको पता ही है। कास्टिज्म ज्यादा हो रखा है, जिसमें क्या होता है अपर, मिडिल और लोअर की बात की गई है, ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। Communism take various forms in politics are mentioned. The most common expression of communism is everyday beliefs, religions, prejudice, stereotypes, and religious communities and belief superiority of one religion over the other religion. कहने का तात्पर्य क्या है कि आप देखते हैं कि भारत में अलग अलग तरह के रिलीजियस के लोग हैं। एक दूसरे, जिसको लगता है उसका ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, मेजोरिटी ज्यादा है, तो एक दूसरे को डोमिनेट कोशिश करते हैं। और पॉलिटिक्स में भी इसका एक बहुत बड़ा उपयोग यूज हो रहा है। A communal mind often leads to quest of for political dominance for one own religion community. जो कम्युनल माइंड वाले वो लोग होते हैं उनका मानना है कि उनका रिलीजन ही सर्वश्रेष्ठ है, और वही कहीं ना कहीं उन्हीं वही पावर में होने चाहिए। यानी कि इस चैप्टर में जो हम बेसिकली बात करेंगे वो ये करेंगे, पॉलिटिक्स में जो है कास्ट रिलीजन्स के बारे में आप किस तरह से यूज करते हैं। कम्युनल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइन इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्टेट सिंबल, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील। अब आप देखते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी होते हैं, लोग धर्म के नाम पे जो है, जाति के नाम पे जो है वोट मांगते हैं, वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ही है। समटाइम्स कम्युनिज्म टेक इज मोस्ट अगली फ्रॉम द कम्युनल वायलेंस। और धीरे धीरे क्या होता है, इसमें वायलेंस भी होने लगता है, रॉयट्स, दंगे भी होने लगते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिज्म है ये नुकसानदायक हो जाता है। हिंदी में इसको सांप्रदायिकता भी कहते हैं। कास्ट बैरियर आर ब्रेकिंग डाउन इन इंडिया, रीजन्स आर। धीरे धीरे कास्टिज्म को खत्म करने का प्रयास किया गया। पुराने समय में तो है बहुत ज्यादा कास्टिज्म होता था, बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो है कास्टिज्म को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया गया। क्या एफर्ट्स किए गए आइए जान लेते हैं। Efforts of political leader and social reformer like Gandhiji, Dr. Bhimrao Ambedkar, who advocated the work and established the society in which caste inequality are absent. इनकी गांधी जी हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, उन सब ने जो है कास्ट को खत्म करने का प्रयास किया। अर्बनाइजेशन, जितना अर्बनाइजेशन होगा, लिटरेसी होगी, एजुकेशन होगी, उतना ही इसमें कमी आएगी। यानी कि जितनी शिक्षा देंगे लोगों को उतना ही कास्टिज्म कम होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 17 आपको पता ही है। आर्टिकल 17 में कहा गया है कोई भी ऐसा कास्ट बेस्ड जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको सजा तक हो सकती है, और जमीनें छीनी गई जो कि जिन्होंने फालतू ले रखी थी। रिलीजन एंड पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब आप देखते हैं पॉलिटिक्स और रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। गांधी जी said religion can never be separate from politics. By religion, he did not mean any religion like Hinduism and Islam, but moral values and ethics drawn from religion to guide politics.
देखिए गांधी जी जो है पॉलिटिक्स के में रिलीजन का बहुत बड़ा रोल करते थे। उनका मानना यह है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग चीज नहीं है। पर उनका जो रिलीजन था वो हिंदुज्म या इस्लाम नहीं था। उनका मानना यह था कि रिलीजन की कुछ अच्छी बातें हैं, उन बातों को हमें राजनीति में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते थे। अब हम जेंडर की बात करेंगे। जेंडर में एक सबसे शब्द आपने कई बार सुना होगा, फेमिनिस्ट, यानी कि नारीवादी लोग। वुमेन और मैन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। जो लोग बात करते हैं महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए, जो इक्वल राइट्स की बात करते हैं, वही फेमिनिस्ट कहते हैं। यानी कि नारियों के लिए आवाज उठाने वाले क्या कहलाते हैं? फेमिनिस्ट कहलाते हैं। Feminist movements are radical women's movements aiming at the attaining equality for women in personal and family life and public affairs। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो फेमिनिस्ट है वो हर क्षेत्र में जो है महिलाओं को बराबरी देने की बात और स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। और जरूरी नहीं है फेमिनिस्ट में जो है महिलाएं हो, पुरुषों ने भी महिलाओं के लिए बहुत बड़े लेवल पे आवाज उठाई है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर्स, आप देखते हैं कि लेबर्स में भी कई तरह का डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल वर्क इनसाइड द होम में डन बाय वुमेन्स। और ये कहा गया है कि देखो महिलाओं के प्रति लोगों की धारणा क्या है कि ये जो है घर का काम करेंगे। पर होता क्या है कि महिलाएं जो है बाहर भी जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम कर सकती है। पर आज भी हमने महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं दे रखी। यही कारण है कि महिलाओं को स्वतंत्रता देने के बाद जो है फेमिनिस्ट करते हैं। सारी पावर जो है किसने ले रखी है? पुरुषों ने ले रखी है। महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन भी लोकसभा में जो है 14% ही था। इसीलिए 1/3 रिजर्वेशन दिया गया लोकल गवर्नमेंट में, ताकि महिलाएं आके जो है नेता नगरी में भी अपने हाथ दिखाएं और कहीं ना कहीं अपनी ताकत और बुद्धि दिखाएं और देश को लीड कर सकें। फेमिनिस्ट जो होते हैं वो बात बात करते हैं, रिजर्वेशन की मांग करते हैं। ठीक है। अब अब आपको पता है पेट्रियोटिक सिस्टम है। यहाँ पे क्या था? पितृसत्तात्मक है, जिसमें क्या होता है मैन ने जो है सारी पावर होल्ड कर रखी है और महिलाओं को उससे बाहर कर रखा। यही होता है पुरुष प्रधान समाज में। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें तो वुमेन्स के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। डिस्पाइट परफॉर्मिंग बेटर देन बॉयज, पेरेंट प्रेफर्ड। आप अगर एजुकेशन की बात करें तो बच्चों से, लड़कों से ज्यादा जो है महिलाओं को उससे कोई फायदा नहीं मिलता और लड़कों पे ज्यादा रिसोर्सेस खर्च करते हैं। आ वुमेन वर्क्स मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे, जबकि महिलाएं क्या होती हैं? ज्यादा काम करती हैं। द इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइड इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। कहने का तात्पर्य क्या है कि महिलाओं को काम के बदले बराबर वेतन मिलना चाहिए। होता यह है कि महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं, तो प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होंगे उसको खत्म करना चाहिए। इंडिया में सबसे मेन बात क्या था? चाइल्ड सेक्स रेशियो इज वेरी लो इन इंडिया बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स सो दे गेट द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड फ्रॉम द बर्थ। अब आपको पता ही है कि भ्रूण हत्या के बारे में आपने सुना होगा। बच्चों को अगर आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं लड़की का जन्म होने वाला है या लड़की है पेट के अंदर, तो वो उसको मरवा भी देते थे पुराने टाइम में। हालांकि अब तो इससे बैन कर दिया गया है। वो भी कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो जो है कम होने का बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें जो है महिलाओं की स्थिति और पुरुषों की स्थिति के बारे में एक कंपेरिजन किया गया है। पिछले चैप्टर में पॉलिटिक्स और जेंडर और कास्ट और वुमेन्स तीनों पे बात की गई है। बच्चों हम चलेंगे चैप्टर नंबर 4, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि राजनीतिक दल। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बच्चों इसमें बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? अब आप देखते हैं इलेक्शन होने वाले हैं, आपको कई तरह की पार्टियां मिल जाएंगी। पार्टियां क्या काम करती हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी कि ये लोग क्या करते हैं? इलेक्शन इकट्ठे आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। रूलिंग पार्टी कौन सी होती है बच्चों? रूलिंग पार्टी वो पार्टी होती है जो उस टाइम गवर्नमेंट में होती है, जिसकी सरकार होती है। अभी किसकी सरकार है? अभी एनडीए की सरकार है, जिसको बीजेपी जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है। तो बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर आपसे पूछे दिल्ली में कौन सी रूलिंग पार्टी है, तो बच्चों दिल्ली में जो रूलिंग पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। यानी कि रूलिंग पार्टी का सीधा सा मतलब, और बीजेपी वहां पे अपोजिशन में है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जो सरकार में है, जो सरकार चला रहा है, वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। डिफेक्शंस क्या होता है? चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड ए डिफरेंट पार्टी। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। जब एक व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसको डिफेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, ए व्यक्ति ने जो है ए पार्टी से जो है इलेक्शन लड़ा, उसके सिंबल पे इलेक्शन लड़ा,
और जब वो इलेक्शन जीत गया तो वो दूसरे की पार्टी में चला जाता है। इसको डिफेक्शन कहते हैं, इसको दल बदल कहते हैं। यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाना जीतने के बाद, वो डिफेक्शन कहलाता है। मेन मेन चीज और पढ़ लेते। पार्टीशंस की बात करें तो ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप और फैक्शन। पार्टनरशिप इज मार्क्ड बाय द टेंडेंसी टू टेक साइड एंड इन एबिलिटी टू टेक ए बैलेंस व्यू ऑफ द इशू। ठीक है। और जो स्ट्रांगली व्यूज की बात करता है वो एक पार्टी के बारे में। वन पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें, वन पार्टी सिस्टम क्या है? इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड कंट्रोल रन एंड गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड द वन पार्टी सिस्टम। जिन देशों में एक ही पार्टी होती है, कोई दूसरी पार्टियां नहीं होती हैं, उसको वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, जिसको चाइना कहते हैं। एग्जाम्पल इसका अलायंस और फ्रंट। अलायंस क्या होता है बच्चों? जब कई सारी पार्टियां मिलकर जो है गवर्नमेंट बना लेती है, उसको अलायंस कहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे बीजेपी का अलायंस है, बीजेपी के अलायंस का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यानी कि इसमें बीजेपी और उसके कई अदर्स मिले हुए हैं। अब अपोजिशन ने कौन सा अलायंस बनाया? अपोजिशन ने बनाया इंडिया अलायंस। उसमें क्या होगा कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज है, उन सब ने मिलकर जो है अपने फ्रंट बना लिया, उसको अलायंस कहते हैं। यानी कि अलायंस में क्या होता है, कई लोग आ जाते हैं और फिर पावर शेयरिंग होती है। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, ये कहा जाता है कि स्टेट को जो है इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए। अब हम मेन को टॉपिक पे बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या आता है, मतलब मेन मेन चीजें क्या हैं, उस पर हम इसमें बात करेंगे। मतलब पॉलिटिकल पार्टी की मेन मेन विचारधारा क्या होती है, कैसे लीडर होते हैं। अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है बच्चों? जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। जो बड़ी पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। जैसे सपोज दैट कि बीजेपी की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो दूसरी अदर पार्टी जो है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस जो है और अदर जो हो गए वो अपोजिशन पार्टी हो गए। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो ऊपर हम बात कर रहे थे, उसमें लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं। यानी कि लीडर्स कैसे होते हैं? जो बड़े बड़े जैसे मोदी जी हो गए, वो एक आपके लीडर हो गए। अरविंद केजरीवाल जी वो लीडर हो गए। फिर उसके साथ दो एक्टिव मेंबर्स होंगे जो उनके जो हेल्प करेंगे, उनके साथ उनकी पॉलिसी बनाने में, उनके मिनिस्टर्स के रूप में। फिर फॉलोअर्स होते हैं जो उनकी बातों को अनुसरण करते हैं, मानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, इसको पढ़ लेना। पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले तो ये जब बनती है वो कंटेस्ट इलेक्शन करने के लिए होती है। यानी कि इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है। मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, वो देश के लिए पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती हैं कि अगर वो जीती, अगर सत्ता में आई तो वो क्या क्या करेंगी। लॉ बनाती है, पार्लियामेंट में जो है सारी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लॉ बनाने का काम करते हैं, गवर्नमेंट रन करने का काम करते हैं। प्ले रोल ऑफ अपोजिशन, जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं वो अपोजिशन का रोल करते हैं। अपोजिशन का रोल क्या है? अपोजिशन का रोल बच्चों ये है कि जब भी सरकार सही से काम ना करे तो सरकार को लाइन पे लाना जो है अपोजिशन का काम है। लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन, यानी कि जब वो समय समय पे मूवमेंट जारी करते हैं, जब भी सरकारें गलत काम करती हैं तो उनके खिलाफ जो है आंदोलन करते हैं। इंट्रोड्यूस वेलफेयर स्कीम्स करती हैं, वेलफेयर स्कीम चलाती हैं, लोगों के लिए फायदेमंद चलाती हैं। शेप पब्लिक ओपिनियन बनाती हैं, पब्लिक को बताती है कि अगर उनको वोट दिया तो क्या फायदा होगा। हाउ मेनी पार्टी शुड बी है? हमारे पास अलग अलग तरह की पार्टी है, ठीक है, उन पे हम बात करेंगे अभी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। नंबर वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी में मैंने आपको ऊपर बताई है केवल एक ही पार्टी होती है, चाइना में वही उसका गवर्न होता है, वही सब करती है। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? इसमें दो पार्टी मेन होती है, जैसे यूएस से यूके हो गए, वहां पे दो ही पार्टी होंगी, पावर्स एक बार इधर आ जाती है, दूसरी बार उधर चल जाती है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारी पार्टियां होती हैं जो मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, गवर्नमेंट बनाती है। भारत में आपको देखते हैं बहुत सारी पार्टी हैं। आप बच्चों तीन चार पार्टियों के नाम आपको ही पता होंगे। अब कभी कभी लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बच्चों पॉलिटिकल पार्टी की अपनी उपयोगिता है, पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है। अब क्यों जरूरी है आइए जानते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं पाएगी। विदाउट पार्टी एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट
सो नो वन विल एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू पीपल अबाउट एनी मेजोरिटी पॉलिसीज। अब पार्टियां नहीं होंगी तो सब इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, और जब इंडिपेंडेंट खड़े होंगे तो कोई बड़ी पॉलिसी वो नहीं बता पाएंगे और ना बना पाएंगे। गवर्नमेंट में भी फॉर्म बट इट इज अ यूटिलिटी विल रिमेन एवन अनसर्टेन। गवर्नमेंट तो बन जाएगी पर कैसी अजीब गवर्नमेंट बनेगी आप समझ सकते हो पॉलिटिकल पार्टी के बिना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर कंस्टिट्यूंसी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे होते हैं वो अकाउंटेबल हो जाते हैं, पर अगर पार्टी नहीं होंगी तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान होगा। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल, कंट्री कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अभी कम से पार्टी रिस्पॉन्सिबल तो है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एक होती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और एक होती है स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज। पेपर में क्वेश्चन आता है कि नेशनल पार्टी कौन सी है, स्टेट पार्टी कौन सी है, आइए दोनों के बीच में डिफरेंट डाल लेते हैं। प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल फेडरेशन यूनिट ऑफ द फेडरेशन, यानी कि वो पूरे नेशनल पार्टी जो होती है पूरे स्टेट्स पूरे देश के लिए काम करती है। स्टेट पार्टी जो होती है वो, अभी हम इस नेशनल पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो नेशनल पार्टी होती है पूरे देश में ही फैली हुई होती है, कहीं ना कहीं पूरे देश में ही काम कर रही होती है। अब क्या कंडीशन है कि कोई नेशनल पार्टी बने, आइए आप जानते बच्चों, अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को जो है नेशनल पार्टी बनाया गया। तो नेशनल पार्टी बनाने के लिए क्या रूल है, आइए जानते हैं। अ पार्टी दैट स्क्वायर्स एटलीस्ट 6% इन द टोटल वोट्स इन लोकसभा, अगर लोकसभा में जो है सिक्योर करे वो 6% वोट, तो उसको जो है नेशनल पार्टी मान लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर 1 करोड़ वोट पड़े हैं तो 6 लाख हो गए आपके कौन से वैलिड वोट हो गए। तो 1 करोड़ वैलिड वोट में से अगर 6 लाख वोट मिले हैं तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। और स्टेट असेंबली में जो है असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, या असेंबली 4 स्टेट्स में उसको 6% मिल जाए, तो आम आदमी पार्टी को जो है 4 स्टेट्स में जो है 6% वोट मिला था, जिसकी वजह से वो जो है नेशनल पार्टी बन गई थी। और अन्य कंडीशन क्या है, विन एटलीस्ट 4 सीट लोकसभा, उसकी 4 सीटें आ जाएं। स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जो स्टेट्स में होती हैं उनका बहुत बड़े लेवल पे तो होल्ड नहीं होता। पार्टी विच आर प्रेजेंट इन फ्यू स्टेट्स, अ पार्टी दैट इज 6% ऑफ टोटल वोट्स इन इलेक्शन इन द लेजिस्लेटिव, यानी कि जो है 6% अगर वोट ले लेते हैं सिक्योर कर लेते हैं तो वो स्टेट पार्टी बन जाएंगे, और 2 सीटें अगर वो जीत लेते हैं। कौन कौन सी नेशनल पार्टी आई जान लेते हैं। आईएनए, आईएनसी सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिंबल कौन सा है, हाथ है, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। फिर बीजेपी है, कमल, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, एनसीपी। बच्चों इसमें जो आपको है वो आम आदमी पार्टी भी अब आ गई करंट में, अगर पूछेगा तो बता देना कि करंट में जो है नेशनल पार्टी कौन सी बनी है। ये स्टेट में अलग अलग पार्टी है, जैसे पंजाब में जो है शिरोमणि अकाली दल है, हरियाणा में इंडियन लोक दल है, महाराष्ट्र में हमने शिवसेना सुनी होगी। अच्छा बच्चों, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी है बीजेपी के अलावा, तो आपको बदल जाएगा, समाजवादी पार्टी है। तो ये जब जो है स्टेट पार्टी है। बिहार में जेडीयू वगैरह के बारे में आप सुना, उत्तर प्रदेश आपके आ गया समाजवादी पार्टी आरएलडी आ गया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिखा रखा, वो नेशनल पार्टी बन गई है बच्चों। कुछ अलग अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनको जानते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे 1951 से 52 में हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, ठीक है। डब्ल्यू सी बनर्जी वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ आईएनसी, यानी कि जो डब्ल्यू सी बनर्जी थे वो पहले चेयरपर्सन थे कांग्रेस के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो फर्स्ट चेयरपर्सन थे भारतीय जनता पार्टी के। काशी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए, जिसमें ये कहा गया कि जो डिफेक्शन करेगा, जो इधर उधर जाएगा, तो उस पर कहीं ना कहीं एक्शन होगा, उसकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। स्टेट पार्टी, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी में आप देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टियों के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो इंटरनल डेमोक्रेसी है। उनको इतनी पावर ही नहीं होती वो अपनी पार्टी गलत के खिलाफ कुछ बोल पाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि सबसे बड़ी समस्या इंटरनल डेमोक्रेसी की है, पार्टी के अंदर पार्टी के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल काम रहता है। डायनेस्टिक सक्सेशंस, ग्रोथ इन्फ्लुएंस ऑफ मनी मनी मसल पावर्स वगैरह देखी जाती है। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में आपको कमियां दिखती हैं वो आप सारी लिख देंगे। गलत कैंडिडेट उतारती हैं,
पैसा लेती हैं, मसल्स पावर का प्रयोग करते हैं, आपके मन में जो जो भी आती है ना वो सारे वो लिख सकते हो इसमें। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? रिसेंट एफर्ट्स क्या किया गया है? एंटी डिफेक्शन लागू लागू किया गया है। ये कहा गया है देखिए पार्टी को ठीक करना बहुत जरूरी है, पार्टियों में बहुत सारी कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया है? एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। फिलिंग एन एफिडेविट गिविंग डिटेल टू प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस सबको बताने होते हैं। मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड आईटी रिटर्न्स वगैरह भरनी होती है। रिकॉर्ड मेंबर का रखना पड़ता है। रिजर्व सीट जो है पॉलिटिकल पार्टी देगी। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों को ठीक करने का जो है प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। बच्चों हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या आउटकम है? डेमोक्रेसी आपको पता ही है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, शासन है, गवर्नेंस है, जिसमें कि लोग अपनी सरकारों को खुद चुनते हैं। आइए जान लेते हैं उसके मेन मेन आउटकम क्या है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट्स की फॉर्म है उसमें जो सबसे फेमस है, सबसे बढ़िया है, वो डेमोक्रेसी है। क्या है एक एक करके जानते हैं। प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन, सबको राइट दिया गया है, सबको वोटिंग राइट्स है, ये केवल डेमोक्रेसी में ही संभव हो पाया है। एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सबकी एक डिग्निटी है, सब अपने सम्मान से जी रहे हैं। डेमोक्रेसी में आपको कई राइट्स मिले हुए हैं, उन राइट्स का प्रयोग करके आप जो है कहीं ना कहीं डिग्निटीफुल लाइफ जी सकते हैं। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होता है कि लोगों के वेलफेयर के बारे में बात की जाती है। डेमोक्रेसी में सबको साथ लेके चला जाता है, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट, डेमोक्रेसी में क्या होता है बातचीत के द्वारा जो है कंफ्लिक्ट को दूर कर लिया जाता है। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक, और इसमें जो है गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। मान लो कोई आपने गलत सरकार चुन ली, तो आप क्या करते हो? 5 साल बाद उसको सरकार को हटा देते। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत है। यही कारण है कि नेताओं को जनता के प्रति अकाउंटेबल रहना पड़ता है। पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट, सबसे मेन चीज क्या है? एक ऐसी गवर्नमेंट चलाई जाए जो अकाउंटेबल हो, पारदर्शी हो, कहीं ना कहीं इस तरह जवाबदेही हो, जो भी करे उसको जनता के सामने रखे। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जनता के प्रति आप रिस्पॉन्स दे। रिस्पॉन्स कहने का तात्पर्य क्या है? जनता की जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करे। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि पूरी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इस तरह से तैयार की जाए, इस तरह से बनाई जाए कि लोगों को ही उससे फायदा मिले और लोगों को ही उसका बेनिफिट मिले। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अकाउंटेबल होने की बात करती है, रिस्पॉन्सिव होने की बात करती है, लेजिटिमेट होने की बात करती है। सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, आप देखते हो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी हमारे को देखने को मिलती है, उन सबके बीच में जो है बैलेंस बनाने का काम जो है यही करती है। डिग्निटी ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, सबकी डिग्निटी फ्रीडम बनाने का काम जो है डेमोक्रेसी के द्वारा होता है। इकोनॉमिक आउटकम क्या है? इनइक्वालिटी को खत्म करना, पॉवर्टी को खत्म करना, ये डेमोक्रेसी का एक मूल काम है। इकोनॉमिक ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना। बच्चों डेमोक्रेसी का जो मेन काम है वो यही है कि देश में इस तरह का शासन चलाना, देश में इस तरह से गवर्न करना कि अंतिम व्यक्ति को भी फायदा हो, जो पुअर है उसको भी फायदा हो, रिच को फायदा हो, पुअर को भी फायदा हो। डेमोक्रेसी इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज, अब ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है? यहाँ पे क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, बिना किसी दबाव के जो है इलेक्शन हो जाते हैं, बिना किसी भय के हो जाते हैं, यानी कि आप अपने मन के हिसाब से सरकार को चुन सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर पब्लिक डिबेट्स होती हैं। रेगुलर पब्लिक डिबेट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? सरकारें और पक्ष और विपक्ष के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बहस होती रहती है, और जो बहस होती है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद होती हैं। उससे कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकल के आता है, हमें ये निकल के आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो तानाशाही होती है, जो डिक्टेटरशिप होती है, उसमें तो बच्चों ये डिबेट भी नहीं होती है और वो जो कह दिया वो सही है। इसलिए गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट है, वैध है, लीगल, यानी कि जो ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन, राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन का मतलब ये होता है हमारे यहाँ पे सूचना का अधिकार है, आप चाहे तो सरकार से कुछ भी जान सकते हैं। प्लान लेजिस्लेशन है, मतलब जो भी होगा बिल्कुल प्लानिंग तरीके से किया जाएगा, और ट्रांसपेरेंट डिसीजन होते हैं, जो भी सरकार ने डिसीजन लिए हैं वो ट्रांसपेरेंट है। यही कारण है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट होती है, बिल्कुल वैध होती है, और हमें ये लगता है कि जो सरकार ने काम किया है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, और आप उस पर जो है विश्वास कर सकते हैं। ठीक है।
डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। देखो, डेमोक्रेसी का फायदा ये है कि आपने सबको राइट दिए हुए हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सबकी बात करते हैं। यानी कि सोशल के बीच में जो जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं वो डेमोक्रेसी के द्वारा कहीं ना कहीं खत्म कर दिए जाते हैं। एक डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार किया गया है। जो हम सरकार का जो मेथड है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, नेताओं को चुनते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम है। मेक्स प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। अब आप देखते हैं जो SC ST के लिए रिजर्व हैं सीटें, वो कहीं ना कहीं उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए तो हैं। मैं अब आप देखते हैं जब प्रधानमंत्री जी भी कई अपना मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स बनाते हैं, उसमें भी जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज को लेके चलते हैं। तो बच्चों, इसमें आपने जाना कि इस वीडियो के अंदर कि पॉलिटिकल साइंस का पार्ट SST कैसा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आशा करता हूँ आपको इन पर एक व्यापक समझ बनी होगी। पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि किस चैप्टर में से क्या क्या आने की संभावना है और उसके क्या क्या आंसर है। शाम को जो है हम इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे, यानी कि अगली वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे 10th क्लास के लिए। तब तक के लिए इसको तैयार कर लीजिए और अच्छे से पेपर की तैयार कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।